हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम आज अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। बीच में आप लोग को कंफ्यूजन हो गया कि सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक ओवर हो गया क्या। हम आप लोग को बताते हैं कि जब भी कोई भी टॉपिक ओवर होता है, मीन्स कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट क्लास में मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। जब तक इन्फॉर्म ना किया रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि आपका वो सब्जेक्ट ओवर हुआ है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब बना? कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए एंड इसका बेसिक थीम क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता किसे बोला जाता है? ठीक है, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है? फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब से अप्लीकेबल हुआ एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनीज एक्ट 2013, और हम बोलें कि जो आपका ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 था उसके अकॉर्डिंग, कि दोनों के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में आपके मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना है। अब आज के टॉपिक्स पे हम चलते हैं कि आपको याद हो कि लास्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे और इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन के बारे में बताए थे। तो कॉम्बिनेशन बेसिकली हम बोलें कि जुड़ाव होता है कि दो हम कहें बिजनेस यूनिट्स का। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। अब देखिए कि लास्ट क्लास में जो हम बताए थे वहाँ पे क्या था कि हम एक तरीके से कहें बिजनेस यूनिट्स जो थे वो बिजनेस उनका बंद ना हो जाए, उसकी वजह से एक दूसरे के साथ, या हम कहें कि हम कंपटीशन कम करने के लिए या कस्टमर्स को बेटर सर्विस देने के लिए वो क्या करते थे कि एक दूसरे के साथ आते थे। लेकिन अब जब हम फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन में बोलते हैं तो यहाँ पे जो हम कहें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो हम कहें कि मेन हेड होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, वो सब अपने हितों की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं कि एक हम कहें कि ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें देखना है, जैसे हम कहें कि फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, एसोसिएशन, फेडरेशन एंड कंसोलिडेशन। अब एसोसिएशन देखते हैं क्या होता है। इट इज़ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एसोसिएशन क्या है कि एक तरीके की ऐच्छिक संस्था है जो सभी के सहमति पे बनाई जाती है। किस लिए? कि वो अपने हितों की रक्षा करे और क्या करे कि आने वाले समय में एक दूसरे के लिए मीन्स नए नए अवसर प्रदान करें। तो अब एक कितने प्रकार के होते हैं देखिए। ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस यूनिट engaged in particular trade which protect and promote the interest of members। और इसका कॉन्सेप्ट हम बोले कि यूरोप में 1801 से 1801 से स्टार्ट हुआ। अब देखिए कि क्या है, एक तरीके के व्यापारिक संस्थाओं का कह सकते हैं ग्रुप है जो कि एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए और भविष्य में एक दूसरे की सहायता करने के लिए फॉर्म किया जाता है। ये हम कहें कि व्यापारिक संस्थाओं का ग्रुप है। फिर आगे देखिए ट्रेड यूनियन। Trade union commonly means the combination of workers regulate the relations between employees and employers and employers and employees means workers। अब देखिए कि कई सारे आपको कॉन्सेप्ट दे रही है कि बेसिकली ट्रेड यूनियन हम बोले तो एक हम कहें कि व्यक्तियों का एक समूह होता है। आप अक्सर देखते हैं कि हड़ताल की बात आती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे यूनियन बनाए जाते हैं जो कि समय समय पे अपने हितों की रक्षा करने के लिए, मीन्स अगर कभी भी उनके इंटरेस्ट को कोई भी मीन्स उनके हितों का अवहेलना हो रही है तो उसके लिए बनाया जाता है ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। जैसे आप देख सकते हैं वर्कर्स का होता है ट्रेड यूनियन, कि अगर हम कहें कि एम्प्लॉयर जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो कुछ ऐसे निर्णय ले रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ के हित में नहीं है, तो उसके लिए जो ट्रेड यूनियन है मीन्स एम्प्लॉयज़ का ट्रेड यूनियन वो क्या करेगा, विरोध करेगा उस चीज़ का। फिर हम कहें कि एम्प्लॉयर्स के भी ट्रेड यूनियन होते हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ सही से काम नहीं कर रहे हैं या उनका कुछ अलग डिमांड है तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि वो भी अपना हड़ताल पे चले जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे किसके एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, समय समय पे हड़ताल वगैरह जो होता है ये ट्रेड यूनियन का ही देन है, ठीक, कि जहाँ पे सब लोग एक कंबाइंड रूप से एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। फिर इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट और वर्किंग एग्रीमेंट्स, प्राइस एग्रीमेंट इसको बोला जाता है। इट इज़ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन हैविंग ऑल फीचर्स ऑफ इट इन ओरल। अब देखिए कि जो आपका अभी एसोसिएशन की बात हो रहा है ऊपर में ट्रेड यूनियन एसोसिएशन, ये इसी को क्या करते हैं कि ओरली जब बात चलती है तो इसको इनफॉर्मल एग्रीमेंट बोला जाता है। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका नेक्स्ट है। इट इज़ ऑल्सो वॉलेंट्री नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स।
इट इज़ फॉर्म्ड ऑन रीजनल और नेशनल बेसिस। अब देखिए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है कि ये भी एक तरीके की हम कहें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जिसका मोटो ये नहीं है कि प्रॉफिट लाभ कमाने का नहीं है, ठीक है। और एक क्या है कि एक जो ट्रेड में हम कहें मीन्स जो व्यापारिक संस्थाएं या हम कहें औद्योगिक संस्थाएं या कॉमर्स सभी का एक कंबाइंड रूप होता है। और इसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि स्टेट लेवल पे बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे इसका निर्माण किया जाता है। इट वर्क्स फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स मेंबर इन पर्टिकुलर बिजनेस कम्युनिटी इन जनरल। और जो इसके मेंबर्स होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करना। जैसे अगर हम बोले कि मान लीजिए हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हम मेंबर हैं और किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं और वहाँ पे मेरा शोषण हो रहा है, तो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी मेंबर्स रहेंगे उस एम्प्लॉयर के खिलाफ या उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ क्या करेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मीन्स वहाँ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी सदस्य रहेंगे वो मेरे हितों की ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही कि कल को दूसरे अगर किसी मेंबर के खिलाफ कुछ भी होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में, तो बाकी जितने मेंबर्स रहेंगे वो उसका सपोर्ट करेंगे। ये बेसिकली होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट आपका आता है फेडरेशन। द फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन इज डन टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग और वीकनेस ऑफ एसोसिएशन। अब होता क्या है कि एसोसिएशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं टाइम टू टाइम। अब क्या है कि जैसे हम बोले कि 10 लोग हैं एक ग्रुप में, तो जरूरी नहीं कि 10 लोग एक ही चीज़ पे सहमत हों, ठीक है। तो एक दूसरे के बीच में भी वहाँ पे क्या होते हैं, मतभेद होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एसोसिएशन में। तो उसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने, ख़त्म करने के लिए फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आया। अब फेडरेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स अंडर अ फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव बाई मेंटेनिंग देयर सेपरेट एंटिटी, वॉलंटरी और रिटेन, ठीक है। अब देखिए कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये फेडरेशन जो है ये आपका ऐच्छिक है, ये भी एक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं ये राइटिंग में होती है, मीन्स रिटन में लिखित तौर पे होती हैं, ताकि कल को कोई भी अपनी बातों से मुकर न सके, इसकी बात आती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है पूल। पूल का देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कहाँ से इसका बर्थ हुआ है, तो ये यूएसए से हुआ है 1840 में। पूल इज ए कॉम्बिनेशन फेडरल इन फॉर्म of horizontal type. Pool is a working agreement that is based upon definite contract, usually in writing, and frequently provide penalties for violation. अब देखिए कि पूल जो है कि ये भी हम कहें कि जो आपका नेक्स्ट आता है फेडरेशन, उसकी क्या जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको सॉर्ट कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आता है। और पूल में बेसिकली हम बात करें कि यहाँ पे एक कुछ कहें कि एक तरीके का लिखित एग्रीमेंट होता है, और अगर कोई इसका वायलेशन करेगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपके ऊपर पेनाल्टीज़ भी लगाई जाएंगी। और पूल की बात की जाए मीन्स जब यहाँ पे आता है कि इसके अंदर जो भी हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है, तब हम कहें प्राइस से रिलेटेड बात आती है कि मीन्स अगर कल को कोई बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करे या बहुत कम करे, तो उसको ऊपर खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इनकम एंड प्रॉफिट की कोई अननेसेसरी प्रॉफिट ले। फिर आउटपुट से रिलेटेड मीन्स हम कहें प्रोडक्शन की बात करें, टैरिफ्स मीन्स कि जो हम कहते हैं कि टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं। फिर स्पेकुलेटिव मीन्स आने वाले समय का मीन्स भविष्य को देखते हुए कि आकलन करना। मार्केट मीन्स बाजार को ध्यान में देते हुए। पेटेंट्स की अगर हम कहें कि कोई चीज़ हम खोज किए हैं, उसका कोई दूसरा व्यक्ति अगर उपयोग करता है मीन्स चोरी करता है, उसके लिए। फिर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, सेल्स, ये सारे चीज़ों का मतलब हम कहें कि एक तरीके से पूल के थ्रू एग्रीमेंट किया जाता है कि अगर इन सब चीज़ों का कोई वायलेशन करता है, जो चीज़ें उस एग्रीमेंट में मेंशन रहेंगी, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, पेनाल्टीज लगाया जाएगा। फिर आगे आता है कार्टेल। ये क्या है देखिएगा, जर्मनी में इसका कॉन्सेप्ट है सिंडिकेट इन इंडिया। इंडिया में इसको जो बोला जाता है सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है कार्टेल को। और ये यूएसए में भी इसका कॉन्सेप्ट आया स्टार्टिंग में। कार्टेल इज लाइक पूल combination of producers and gain or establish dominance or monopoly in the market for maximizing profit of eliminated or reduced। अब देखिए कि ये क्या है कि हम बोलें कि एक जो सिंडिकेट होते हैं, ये एक तरीके का प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया ग्रुप है। और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि डोमिनेंस और मोनोपोली इन द मार्केट। एक कोशिश करते हैं कि एकाधिकार करना, मीन्स हम कहें कि बाज़ार में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न किया जाए, ठीक। तो नेक्स्ट आपका है कंसोलिडेशन, ये नहीं फॉर्मल एग्रीमेंट। अब ये देखिएगा, टू रिमूव द वीकनेस ऑफ इनफॉर्मल एग्रीमेंट, इट मे बी कॉम्प्रेहेंसिव इन नेचर,
कवरिंग आउटपुट, प्राइस, मार्केट एटसेट्रा इन राइटिंग। अब देखिए कि जो आपका हम बोले कि इनफॉर्मल में क्या होता था कि वहाँ पे कोई चीज़ रिटन में नहीं होती थी, तो ए फॉर्मल एग्रीमेंट में वो सारी चीज़ों को रिटन में कर दिया गया, मीन्स लिखित तौर पे कर दिया गया, ताकि कल को कोई भी अपने बात से मुकर ना पाए। ठीक। कंसोलिडेशन, इट इज़ सुपीरियर फॉर्म combination and improvement over association and federation and launched to mitigate the weakness of federation। अब देखिए कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जब फेडरेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसका और हम बोलें कि एक्सटेंडेड वर्जन आता है कंसोलिडेशन, और इसमें क्या है कि सबसे हम कहें करंट का ये जो चल रहा है टाइप्स ऑफ हम बोले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन या इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, वो कंसोलिडेशन बेस पे चल रहा है। अब देखिए कि इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं कि पार्शियल कंसोलिडेशन मीन्स इज सेंट्रली कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड। एक पार्शियल जो होता है कि एक तरीके से केंद्रित आपका किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है इसका। और यहाँ पे हम एक चीज़ आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, कि केवल आप थोड़ा इसके पॉइंट्स को समझ लीजिए कि आपके बस पता रहना चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसोलिडेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक। फिर आपका जो इसकी बात आती है ट्रस्ट है, तो ये यूएसए से कॉन्सेप्ट आया है ट्रस्ट का 1879 में। ठीक है। देन फिर इसी का और एक्सटेंशन होता है ट्रस्ट का, ये 1882 में आता है और हम कहें कि जो करंट में इसको एक्सटेंडेड फॉर्म दिया जाता है। ट्रस्ट इज़ ए फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच combined firms are managed and controlled centrally by retaining their separate entity sovereignty and autonomy. It is managed by board of trustees। अब देखिए ट्रस्ट क्या होता है कि एक तरीके का ये भी संस्था है कि जो क्या करती है कि अपने मेंबर्स को क्या करती है कि जो भी उनके हम कहें कि पहचान है, उस पहचान को बनाए रखती है कि मीन्स कभी भी उनके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव ना डाल सके। बेसिकली आपको हम पहले ही बताएं कि जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन के फॉर्म्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब अपने हितों की रक्षा करने की बात करते हैं। मीन्स जितने भी लोग इसके मेंबर्स रहते हैं फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन में, कि हम चाहे एसोसिएशन बोले, चाहे फेडरेशन बोले, चाहे कंसोलिडेशन, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने स्वहित की रक्षा करें। ठीक। फिर होल्डिंग कंपनीज, इसका कॉन्सेप्ट आया था यूएसए में। होल्डिंग की बात अगर हम करें, ये आपको अकाउंट में पढ़ना भी होता है बीकॉम में जब जाएंगे, और बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े होंगे कि होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, ये हम आपको भी बताए थे। फिर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये भी कॉन्सेप्ट आया है यूएसए में। फिर कंप्लीट कंसोलिडेशन, अमलगमेशन एंड मर्जर। जब अमलगमेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका अमलगमेशन की बात करता है, तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मीन्स कौन सा एएस है जो अमलगमेशन की बात करता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इम्पोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर, मीन्स आयात व्यापार। आपको हम बताए थे कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताए थे, तो उसमें क्या होता है कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। तो अब इंपोर्ट ट्रेड मीन्स आयात अगर हमें करना है किसी भी कंट्री से, अगर कोई सामान मंगाना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके बारे में आइए हम देखते हैं। कि अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर कोई इंपोर्ट ट्रेड की बात की जाए तो एक इंडियन बिजनेसमैन अगर किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी सामान को मंगा रहा है तो उसको इंपोर्ट बोला जाएगा, मीन्स आयात बोला जाएगा। तो अब इसमें क्या क्या मेन स्टेप्स लेने पड़ते हैं उसकी बात करते हैं। ट्रेड इंक्वायरी। अब सबसे पहला काम होता है कि जैसे कि जो भी इंडियन बिजनेसमैन रहेगा जो कोई सामान हम कहें कि फॉरेन से मंगवाना चाहता है, तो सबसे पहला उसका काम होता है कि as soon as the trader thinks of importing goods, he makes trade inquiry. First of all, he collects the information about the availability of goods of his requirement and then name of the country and the exporter he has to deal with। कहने का मतलब है कि सबसे पहले उसको इस चीज़ को ध्यान में देना पड़ेगा कि उसको किस गुड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फिर वो गुड्स किस कंट्री से मिल सकता है, किस ट्रेडर के पास मिलेगा, उस सारी चीज़ों को क्या करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि जब ये सब चीज़ें देख लेता है तो फिर आगे क्या होता है कि ही कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एजेंट्स ऑफ एक्सपोर्टर इन इंडिया, अदर इम्पोर्टर्स एंड ट्रेड कमिश्नर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम कहें कैसे पता चलती हैं, तो इसके लिए ध्यान दीजिए कि जो भी फॉरेन कंट्रीज़ के बिजनेसमैन होते हैं, मीन्स जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स को, तो वो अपने अपने एजेंट से पॉइंट के रहते हैं। तो उस एजेंट के थ्रू क्या कर सकता है कि जो भी इम्पोर्टर है वो सारा कर सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए
वो कलेक्ट कर सकता है। और आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ विथ ऑल सच इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टर टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑफ इम्पोर्टिंग द गुड्स। मीन्स जब सारे डिसीजन को सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है तब वो डिसीजन लेता है किस कंट्री से या किस प्रोड्यूसर से हमें गुड्स परचेज करना है, मीन्स इम्पोर्ट करना है, उस चीज़ का डिसीजन लेता है। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट लाइसेंस। अब देखिए कि जब भी हम बात करें कि आप फॉरेन से गुड्स मंगाते हैं तो ये आप आसानी से नहीं कर सकते। इसका एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि बहुत सारे गुड्स जो होते हैं कि प्रोहिबिटेड होते हैं, मीन्स किसी कंट्री से आप ट्रेड रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब एक क्या होता है इसमें देखते हैं, सर्टेन प्रोडक्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट सर्टेन प्रोडक्ट्स वन रिक्वायर्ड एंड इम्पोर्ट लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। For taking import license and application is given to the controller of import and exports। अब देखिए कि क्या है कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि जैसे हम कहें कि वो प्रोडक्ट आप नहीं मंगा सकते, या हम कहें कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन जिस कंट्री में अवेलेबल है उस कंट्री से आप नहीं मंगा सकते, क्योंकि उस कंट्री से मान लीजिए हमारे देश का रिलेशन मीन्स संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अब भी आप नहीं मंगा सकते। जैसा कि इस समय आप चाइना से देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे जो ट्रेड्स हो रहे थे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं चाइना से, ठीक। फिर अब देखिए कि इसके लिए क्या करना होता है, एलॉन्ग विथ दिस एप्लीकेशन 3 स्टेटमेंट्स आर सबमिटेड। जब आप इंपोर्ट लाइसेंस लेने जाते हैं तो उसके साथ में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगाना होता है। क्या, रिसिप्ट्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ लाइसेंस फी, मीन्स आप जो लाइसेंस फी होता है उसका रिसिप्ट लगाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उस सर्टिफिकेट को। फिर सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ इम्पोर्ट गुड्स इन द प्रीवियस ईयर। मीन्स अगर आप प्रीवियस ईयर में कोई भी चीज़ का इंपोर्ट किए हुए हैं तो उसका पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। वो सब तीनों डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, आप इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए जब जो फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ में लगा के भेजेंगे, ठीक। अब देखिए आगे क्या है, along with this import license a quota certificate is also given which specifies the value of goods that can be imported। अब जब आपको import license मिलता है तो वहाँ पे एक चीज़ ये भी मेंशन किया जाता है कि आप कितने का और कितना सामान import कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप import license ले लिए तो आप अनलिमिटेड चीज़ें मंगाते रहिए। तो ये चीज़ गवर्नमेंट की तरफ मीन्स जो हमारा कहें कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा पहले से बता दिया जाता है कि आप मैक्सिमम इतना सामान मीन्स क्वांटिटी एंड प्राइस, वो दोनों चीज़ें आपको मेंशन कर दी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए जब आप इंपोर्ट लाइसेंस ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप फॉरेन से जब बिज़नेस करने जा रहे हैं तो हमारे देश की कंट्री में और फॉरेन कंट्रीज़ में दोनों की करेंसीज में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अपने यहाँ कहें हम रुपया चल रहा है, यूएसए में हम कहें कि अगर हम अमेरिका की बात करें वहाँ पे डॉलर चल रहा है। तो अब इन सब चीज़ को क्या होता है कि एक ऐसा हम कहें कि प्लेटफॉर्म रेडी करना पड़ता है जहाँ पे हम इक्विवेलेंट मनी करके उसका पेमेंट कर सकें। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें उस कंट्रीज़ की करेंसी ऑब्टेन करना पड़ता है। और बेसिकली बोले कि एक काम जो होता है कि किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है वो इस काम को करता है कि मीन्स फॉरेन करेंसी अवेलेबल कराता है। अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कराती थी, लेकिन 1991 के बाद जब आपका लिबरलाइजेशन पॉलिसी आता है मीन्स एलपीजी पॉलिसी आता है, उसके बाद इस काम को करने के लिए बहुत सारे हम कहें कि संस्थाएं आ चुकी हैं मार्केट में, बहुत सारे बैंक हैं। आप देख सकते हैं अब फॉरेन करेंसी आप क्या कर सकते हैं, आराम से पा सकते हैं। और उस फॉरेन करेंसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उस एक्सपोर्टर को पेमेंट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आपको प्लेसिंग एंड इंडेंट और ऑर्डर। अब देखिए इंडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि इंडेंट क्या होता है। ये देखिएगा, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर गुड्स इन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज नोन एज इंडेंट। अब देखिए जब आप ऑर्डर भेज रहे हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस ऑर्डर का जो लैंग्वेज होगा वो इंटरनेशनल लेवल होगा। ये नहीं कि हम इंडियन हैं तो अब पता चला यूपी से हैं अब हिंदी में लिख दिए, बिहार से हैं भोजपुरी में लिखने लगे, नहीं, क्योंकि फॉरेन वाला जो एक्सपोर्टर है वो जो लैंग्वेज को समझ सके साथ ही साथ आप समझ सके तो उस लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली जैसे हम बोले इंग्लिश वगैरह यूज़ किया गया, ठीक। द डिटेल्स लाइक नेम ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ टाइप, क्वांटिटी, प्राइस, पैकेजिंग, टाइम ऑफ डिलीवरी, इंश्योरेंस इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा आर मेंशन्ड। अब इंडेंट में अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें मीन्स आप कैसे उस सामान को मंगाना चाह रहे हैं उस सब चीज़ मेंशन किया जाता है। इंडेंट 2 टाइप्स का होता है बेसिकली हम बोले तो, ओपन इंडेंट एंड क्लोज इंडेंट। ओपन इंडेंट क्या होता है,
इन दिस इंडेंट वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड लाइक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एटसेट्रा। अब देखिए कि जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है ओपन इंडेंट, लेकिन काम इसका जस्ट अपोजिट है कि ओपन इंडेंट अगर है तो उसमें बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन, बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिया होगा, लेकिन क्लोज इंडेंट की बात करें तो इन दिस ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गुड्स आर मेंशन, मीन्स हर चीज़ क्वांटिटी, क्वालिटी, शेप, साइन, सब चीज़ इसमें मेंशन रहता है क्लोज इंडेंट में। अब नेक्स्ट है आपका सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं कि in international trade, exporters and importers are not known to each other. In such a situation there is always some doubts in mind of the exporters about the financial position of the importer. अब देखिए कि बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी दूसरे कंट्री से सामान मंगाने जा रहे हैं तो सामने वाले जो बिजनेसमैन है वो आपको नहीं जान रहा है, क्योंकि आप लोग और वो सामने वाला बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे बैठे हैं, तो उसको हमेशा इस चीज़ का शक रहता है कि जब हम सामने वाले को सामान बेचेंगे क्या वो पेमेंट कर पाएगा, मीन्स क्या उसका पेमेंट का जो पोजीशन है कि फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए क्या करता है कि जो इम्पोर्टर होता है वो अपने बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराता है, मीन्स बैंक से एक तरीके से हम कहें कि अपने फेवर में एक लेटर बनवाता है कि बैंक इस चीज़ को बताता है कि नहीं हाँ भैया ये क्या है कि पेमेंट कर सकते हैं, इनका हमारे साथ अच्छा रिलेशन है कि कभी ये डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं पेमेंट में। और जब बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराने की बात आती है तो बैंक उन्हीं कस्टमर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है जो रेपुटेटेड हो, मीन्स जिनका हम कहें कि मार्केट में गुडविल अच्छा हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड टू दोज कस्टमर ओनली हु आर कंसिडर्ड रेपुटेटेड कस्टमर ऑफ द बैंक, हम पहले ही बताएं। फिर अब देखिए कि इसके बाद क्या होता है कि वो जो सामने वाला आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर है वो आपके ऊपर एक तरीके से फेथ कर सकता है कि हाँ सामने वाला जो हमारा इंपोर्टर है जिसको हम सामान बेच रहे हैं वो क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। और साथ ही साथ हम बोलें कि यहाँ पे एक तरीके से बैंक इस चीज़ की भी गारंटी देने की कोशिश करता है कि इन केस अगर ये पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर हम हैं, मीन्स हम इनके बिहाफ में पेमेंट करेंगे, वो कस्टमर पहले से बैंक से डील कर लेता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब लेटर ऑफ क्रेडिट देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, व्हेन बैंक एड्स दिस क्लॉज इन लेटर ऑफ क्रेडिट दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स such as bills of loading, insurance policy, consular invoice, certificate of origination place, etc. will be sent by exporter to the bank issuing the letter of credit. Then it is called documentary letter of credit and this method is also known as documentary credit. अब देखिए जैसा कि हम आपसे बताएं कि बैंक जब लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है तो इनडायरेक्ट वे में वो क्या कर रहा है, किस चीज़ का एश्योरेंस दे रहा है सामने वाले एक्सपोर्टर को कि कल को अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका पेमेंट हम करेंगे। तो अब यहाँ पे बैंक जब इस चीज़ को एश्योरेंस देता है तो बैंक भी अपने तरफ से क्या करता है, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। 2 तरीके का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। एक तो ये करता है कि मीन्स जो भी एक्सपोर्टर है उस गुड्स से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट होने वाला है तो मीन्स जो वो अपने यहाँ से भेजेगा कि मीन्स हम कहें कि इंपोर्ट हो रहा है गुड्स, उस गुड्स का सारा डॉक्यूमेंट्स वो डायरेक्ट बैंक के पास आएगा। ठीक, बैंक इसलिए करता है कि अगर मान लीजिए कि कल को कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर दे पेमेंट करने में, बैंक को ही पैसा न दे तो उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स आएगा, तो उससे क्या होगा कि वो कस्टमर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। फिर दूसरा तरीका है क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। द लेटर ऑफ क्रेडिट इन विच दिस क्लॉज इज नॉट एडेड इज कॉल्ड क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। मीन्स कि कहें कि जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या होंगे, डायरेक्ट कस्टमर के पास चले जाएंगे, मीन्स इंपोर्टर के पास जाएगा। एक्सपोर्टर जो होगा वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को भेजेगा, न कि बैंक को भेजेगा। ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या बोला जाता है, क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे क्या है कि अगर बैंक इस चीज़ से सेटिस्फाई है कि हाँ ये सामने वाला जो हमारा कस्टमर है एक डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, मीन्स बैंक को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है, तो क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है। फिर नेक्स्ट है आपका अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। अब देखिए कि जैसे क्या होता है कि इस चीज़ का कंफर्मेशन हो जाता है कि सामने वाला हमारा जो इंपोर्टर है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा पेमेंट में और उसके तरफ से हम कहें कि ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो एक्सपोर्टर का अब काम स्टार्ट हो जाता है। वो क्या करता है कि जो भी गुड्स भेजना है सामने वाले इंपोर्टर को
वो गुड्स अरेंज करता है, फिर शिप का अरेंजमेंट करता है कि किस शिप से जाएगा गुड्स। फिर अब इसके लिए देखिए क्या होता है, एज सुन एज द एक्सपोर्टर रिसीव्स द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इम्पोर्टर्स ही अरेंज द गुड्स मेंशन्ड इन द इंडेंट, ही कीप्स इन माइंड द अदर थिंग्स मेंशन्ड इन द इंडेंट लाइक क्वांटिटी, पैकेजिंग एटसेट्रा। में जो भी उस गुड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, शेप, साइन, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे काम करना शुरू कर देता। व्हेन द गुड्स आर रेडी in all aspects, the exporter appoints a forwarding agent for the further proceedings. The forwarding agents arrange the shipment of goods and sends two main documents, bill of lading and marine। अब देखिए कि अब क्या होता है कि जब एक्सपोर्टर है वो सारा चीज़ सेट कर लेता है, मीन्स उसको लगता है कि अब मेरा गुड्स जो है कि वो डिपार्च करने के लिए रेडी, मीन्स गोडाउन से भेजने के लिए रेडी हो चुका है। तो क्या करता है कि एक फॉरवर्डिंग एजेंट्स को अपॉइंट करता है कि मीन्स वो हम बोलें कि देखिए जो बेसिकली क्या है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ये थ्रू शिप होता है, मीन्स हम कहें कि समुद्र के रास्ते होता है। तो जहाँ पे हम कहें कि एक्सपोर्टर जो है कि उसके कंट्री में जहाँ पे पोर्ट होगा कि जहाँ से शिप पे सामान लादा जाएगा, तो वहाँ के लिए एक एजेंट अपॉइंट करता है और उस एजेंट का काम होता है कि जाके शिप से बात करें, मीन्स एक शिप अरेंज करे और फिर वहाँ पे जो भी पेपर वर्क होता है उस पेपर वर्क को फुलफिल करे और गुड्स को वहाँ से क्या करे कि भेजने के लिए पूरी तैयारी करता है। तो उस एजेंट को फॉरवर्डिंग एजेंट बोला जाता है और ये एक्सपोर्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और जब वो करता है कि बिल ऑफ लाइडिंग, मीन्स बिल ऑफ लाइडिंग क्या होता है कि एक तरीके से शिप कंपनी की तरफ से इस चीज़ का एक्सेप्टेंस दिया जाता है, हाँ हम आपका सामान ले जाने के लिए तैयार हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब ये क्या होता है, देयर आर टू वेज ऑफ सेंडिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड विद द गुड्स टू इम्पोर्टर। वन, इफ देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशंस related with the payment, then all the documents are directly sent to importer। अब देखिए कि जब सामान भेजा जाता है तो सामान के साथ साथ जो भी हम कहें कि उसका पेपर होता है वो पेपर इंपोर्टर को भेजने के लिए दो कंडीशन लगाई जाती हैं। कि एक कंडीशन बोला गया है कि अगर वो पेमेंट करेगा पहले तब क्या होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। फिर दूसरा तरीका क्या है, टू, इफ़ देयर आर टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड विद द पेमेंट, देन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स आर सेंट टू द बैंक। मीन्स पेमेंट से रिलेटेड बात है तो बैंक के पास भेजा जाएगा कि जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक क्या रहेगा, बैंक के पास ही रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स। एज सुन एज द इम्पोर्टर गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द बैंक, ही मेक्स अरेंजमेंट फॉर द रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स। देयर कैन बी टू मोड्स ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, वन कैश पेमेंट, सेकेंड to accept the bills of exchange. If documents against payment, then by making पेमेंट डॉक्यूमेंट कैन बी कलेक्टेड। मीन्स अगर हम बोला जाए कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट का कॉन्सेप्ट डीपी अगर यूज किया जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो दैट मीन्स जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा इम्पोर्टर तब तक उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। फिर दूसरा है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, देन एक्सेप्टिंग द बिल द डॉक्यूमेंट्स कैन बी कलेक्टेड। मीन्स अगर हम कहीं क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है अगर उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऐसे केस में हमें क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ गुड्स मिल जाएगा। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स अगेन एक्सेप्टेड वर्ड यूज किया जाता है, मीन्स डीए का यूज किया जाता है। ठीक, फिर चलते हैं आगे। व्हेन द एक्सपोर्टर सेंड्स डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड विद द गुड्स टू द बैंक, he informs the importers by a letter about the name of the bank where he has sent documents. This letter is called advice letter to import ट्रेडर। अब देखिए कि जब क्या करता है कि एक्सपोर्टर कि बैंक को सारा डॉक्यूमेंट्स भेजता है कि मीन्स वो क्या करता है कि अपने बैंक से बोल देता है कि जो भी हम कहें कि उस कंट्री में, जैसे हम कहें कि इंडिया में एक्सपोर्टर कंट्रीज़ का जो भी बैंक का ब्रांच होगा उस बैंक में वो अपना डॉक्यूमेंट्स भेजेगा और बोलेगा कि जब तक आपको पेमेंट रिसीव नहीं हो जाता है या हम कहें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस नहीं रिसीव हो जाता है तब तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे इम्पोर्टर को। और वो जैसे ही बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है साथ ही साथ एक लेटर इम्पोर्टर को भेज दिया जाता है कि हाँ सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास भेजा जा चुका है, आप वहाँ से जाके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उस फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। अब देखिए कि जब हम कहें कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मिल जाता है इम्पोर्टर को, तो अब यहाँ से इम्पोर्टर का काम स्टार्ट होता है कि जो इंडियन पोर्ट है, मीन्स जहाँ पे हम कहें कि जो बंदरगाह है कि सामान आएगा फॉरेन से, वहाँ से रिसीव करने के लिए अब यहाँ पे एक एजेंट इंपोर्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इस एजेंट को बोला जाता है क्लियरिंग एजेंट। देखिए एक्सपोर्टर के द्वारा जो एजेंट अपॉइंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग एजेंट, और हम इंपोर्टर के द्वारा जो एजेंट अपॉइंट करते हैं उसको क्लियरिंग एजेंट बोलते हैं। आफ्टर रिसीविंग ऑल द कंसर्न डॉक्यूमेंट्स
द इम्पोर्टर अरेंज फॉर द टेकिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, द इम्पोर्टर इफ ही वांट्स कैन अरेंज फॉर द टेकिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय हिमसेल्फ बट द अपॉइंटमेंट ऑफ ए क्लियरिंग एजेंट इज मोर अप्रोप्रिएट। अब देखिए बात आती है कि अब खुद से जाकर बंदरगाह पे सामान ले, क्या टाइम लगेगा, कितने दिन का टाइम लगेगा। इससे बचने के लिए इंपोर्टर क्या करता है कि एक एजेंट अपॉइंट कर देता है जो कि सारा का सारा वर्क जो हम कहें कि गुड्स को लेना, वहाँ से भेजना, सारा हम कहें फॉर्मेलिटीज़ वर्क जो होता है वो खुद से एजेंट द्वारा किया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, क्लियरिंग द गुड्स। At this stage, the clearing agent clears the goods by fulfilling the following formalities. Means अब अगला जो स्टेज होता है वहाँ पे जो हमारा क्लियरिंग एजेंट होता है वो कुछ उसके द्वारा फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती हैं कि वो हम कहें कि बंदरगाह पे जिसके थ्रू वो क्या करता है कि गुड्स को कंपनी से रिसीव करता है और हम कहें कि इम्पोर्टर को वहाँ से भेजता है बाई ट्रेन या बाई रोड, जैसे भी पॉसिबल होता है। Payment of custom duties. Before taking the goods from the ship, the agent has to go the custom office where he has to fill 3 copies of bills of entry. In this bill, full information of the goods imported is given. On the basis of this information, custom authority determines the custom duty payables. अब देखिए कि क्या होता है कि जब गुड्स आना होता है तो उसको लेने के लिए हमें क्या होता है कुछ टैक्सेस पे करने होते हैं जिसको क्या बोला जाता है कस्टम ड्यूटीज़, और इसको पे करने के लिए कस्टम ऑफिस होता है, वहाँ पे हम जाते हैं, मीन्स इस चीज़ का मेंशन बताते हैं कि हाँ ये सामान हम फॉरेन से मंगाएं, उसका जो भी हम कहें कि पेमेंट होता है, जो भी टैक्स वगैरह बनता है उसको पेमेंट करते हैं। और जब वहाँ पे जाते हैं पेमेंट करने तो बिल ऑफ एंट्री मीन्स उस सामान को जो हम मंगवा रहे हैं उसकी 3 कॉपीज़ ले जाते हैं, उसको सबमिट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कस्टम अथॉरिटी डिटरमाइंस कस्टम ड्यूटीज़, मीन्स उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, मीन्स कितने का सामान आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसका कस्टम ड्यूटीज़ मीन्स जो भी फीस होता है उसको डिसाइड किया जाता है और उस पेमेंट रिसीव किया जाता है। 2 कॉपीज़ ऑफ बिल ऑफ एंट्री आर रिटर्न टू द एजेंट, मीन्स एक कॉपी क्या होगा कस्टम अथॉरिटी के द्वारा रख लिया जाता है और 2 कॉपी पे मीन्स वो मोहर लगा के इस चीज़ को बता दिया जाता है कि हाँ कस्टम ड्यूटी पे कर दिया गया और उसको एजेंट को रिटर्न कर दिया जाता है। इफ़ ड्यू टू सम रीजंस क्लियरिंग एजेंट डज नॉट हैव फुल नॉलेज ऑफ द डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टर गुड्स, देन इन प्लेस ऑफ बिल्स ऑफ एंट्री द बिल ऑफ साइट इज फाइल्ड। मीन्स अगर उसको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं क्या सामान आ रहा है, उसकी क्या नेचर है, तो उसके जगह पे बिल ऑफ एंट्री ना वो देके बिल ऑफ साइट एक फॉर्म फाइल कर देता है। ठीक, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूटीज। आफ्टर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज द क्लियरिंग एजेंट फाइल्स अप 2 कॉपीज ऑफ डॉक चालान फॉर द पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूटीज। आफ्टर पेमेंट ऑफ द डॉक ड्यूटी 1 कॉपी इज रिटर्न टू एज रिसिप्ट। अब ये डॉक ड्यूटी क्या होता है कि शिप कंपनी को पे करना होता है कि जब यहाँ पे हम कहें गुड्स आ रहा है जिस कंट्री में उसके बंदरगाह पे, तो यहाँ पहले कस्टम ड्यूटी पे किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी का वो जो हम कहें कि वो आपके पास रिसिप्ट होता है उसको दिखाते हुए डॉक चालान का फॉर्म होता है, उसको क्या किया जाता है कि 2 कॉपीज़ बनाया जाता है। मीन्स यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो बिल ऑफ एंट्री होता है वो 3 कॉपीज़ में किया जाता है और यहाँ पे डॉक चालान जो होता है 2 कॉपीज़ में किया जाता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर आगे हम बोलें कि इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। अब अगला जो पॉइंट आता है, नाउ द क्लियरिंग एजेंट हैज़ टू गेट द बिल ऑफ लैंडिंग साइंड बाय द ऑफिसर इन द ऑफिस ऑफ शिपिंग कंपनी। मीन्स जो शिपिंग कंपनी होता है कि अब उसके ऑफिसर के द्वारा इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाता है कि हाँ सामान को इनको दिया जा सकता है, मीन्स वो सामान अब इनको हैंड ओवर किया जा सकता है, इन्होंने सारा क्या किया पेमेंट कर दिया जो भी फीस होती है। दिस इज़ कॉल्ड इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। मीन्स अब इस जो एक प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। द शिपिंग कंपनीज ऑफिसर साइंस ओनली व्हेन फ्राइट ऑफ द शिप एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू शिप हैव बीन पेड। मीन्स जब तक आप जो भी हम कहें कि फीस हो रहा है वो शिपिंग कंपनीज के ऑफिसर को पे नहीं करते तब तक आपको इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी का रिसिप्ट नहीं मिलेगा। मीन्स आप उस गुड्स का डिलीवरी नहीं ले सकते हैं उस कंपनी से। इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी इज़ एन ऑर्डर फॉर द कैप्टन ऑफ द शिप टू गिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। मीन्स एक तरीके का एक क्या होता है कि ऑर्डर होता है, जो कैप्टन कौन होता है, जो शिप का हम बोलें कि मेन होता है कि जब भी आपके शिप आते हैं तो उसके ड्राइवर्स वगैरह होते हैं और उस शिप को देखभाल करने वाला एक मेन होता है, शिपिंग कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होता है। तो उसके बिना परमिशन के आप क्या कर सकते हैं, गुड्स की डिलीवरी नहीं ले सकते हैं। और वो तभी आपको गुड्स की डिलीवरी देगा जब वो इस चीज़ का मतलब पूरा डॉक्यूमेंट देख लेगा कि हाँ आपने फ़ी वगैरह पे कर दिया, जो भी कस्टम ड्यूटी होती है सब कुछ, तब जाके वो आपको क्या करता है कि डिलीवरी देगा गुड्स।
गुड्स का, मीन्स एजेंट्स को वो डिलीवरी देगा। फिर टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब जब सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, मीन्स फीस वगैरह पे हो जाता है, हम कहें शिप कंपनी का कैपिटल भी सेटिस्फाई हो जाता है, तो क्या करता है कि एजेंट्स को डिलीवरी देता है गुड्स को। फॉर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स द क्लियरिंग एजेंट सबमिट द कस्टम ड्यूटी रिसिप्ट, डॉक ड्यूज रिसिप्ट्स एंड साइंड बिल ऑफ लैंडिंग और ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ द पोर्ट अथॉरिटीज़। मीन्स ये सारे चीज़ जो हम बताएं पहले कि जो ऊपर के स्टेप्स में एजेंट्स ने सारा फीस का पेमेंट किया, जो भी उसने क्या किया रिसिप्ट रिसीव किया है, वो सब कुछ क्या करता है कैप्टन को पे दिखाता है। और जब कैप्टन ऑफ द शिप वो हम कह के सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या करता है कि गुड्स को डिलीवर करता है एजेंट को। और जब एजेंट्स को गुड डिलीवर किया जाता है तो उस टाइम वो इस चीज़ को एकदम मतलब हम कहें कि सेटिस्फाई हो जाए कि जो सामान आया है वो कहीं से डैमेज नहीं हुआ है, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ सही है। अगर कुछ भी ऐसा चीज़ होता है कि वो सामान डैमेज है या पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम है तो शिप कंपनी को उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी। Sometimes the importer sells the goods before taking the delivery because he wants that purchaser himself takes delivery। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो इम्पोर्टर होता है वो अपने कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स को मंगाता है। तो ऐसे केस में वो क्या करता है कि जब आपका सामान आ जाता है तो डायरेक्ट कस्टमर को सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है और उससे बोल देता है कि आप खुद जाके ले लीजिए उस सामान को, मीन्स वहाँ से आप खुद रिसीव करिए क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है सामान को। तो इसको बोला जाता है सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी। फिर कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउस, ये क्या होता है? अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो कहें कि इम्पोर्टर है जब सामान आ जाता है कंट्री में उस टाइम उसके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, हम कहें कि या किसी कारणवश वो उस टाइम डिलीवरी लेने नहीं पहुंच पाता है या एजेंट अपॉइंट नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उस गुड्स को जो भी आता है एक वेयर हाउस में रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, if due to some reason the importer is not in a position of paying the custom charges immediately or if he does not want to take delivery immediately, then goods are taken in the bonded warehouse. The officer of the warehouse gives a receipt of receiving the goods to clearing agents, which is called dock warrant. After paying the dues or on requirement the goods are cleared from the bonded warehouse। मीन्स जब तक आप क्या करते हैं कि फीस वगैरह पे नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो गुड्स एक वेयर हाउस में रखा जाएगा जिसको क्या बोला जाता है, बॉन्डेड वेयर हाउस बोला जाता है। और वहाँ से क्या होता है कि गुड्स को लेने के लिए आपको सारा फीस वगैरह पे करना पड़ेगा। ठीक, फिर लोडिंग ऑफ द गुड्स। अब देखिए क्या होता है कि जब हम कहें कि बंदरगाह से हमारा क्लियरिंग एजेंट मीन्स इंपोर्टर का क्लियरिंग एजेंट गुड्स को रिसीव कर ले जाता है, तो अब अगर मान लीजिए कि वहाँ उस बंदरगाह से हम कहें कि इंपोर्टर का बिजनेस यूनिट जो है काफ़ी दूरी पे है, तो जिस भी साधन के थ्रू सामान भेजना होता है तो वो क्या करेगा, भेजेगा। हम कहें कि अगर रेल के थ्रू होगा तो रेल के थ्रू भेजेगा या ट्रांसपोर्ट बाय रोड भेजना होगा तो बाय रोड वो पूरा अरेंजमेंट करके सामान को भेजने की कोशिश करता है। अब देखिए, इफ डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज़ बीन टेकन इमीडिएटली then the clearing agent arranges for its loading. The goods are dispatched either by road transport or by railways. If the goods are sent by railway transport, then after booking the goods with the railway रेलवे रिसिप्ट RR इसको बोला जाता है इज रिसिप्ट। मीन्स जब अगर रेलवे के थ्रू वो भेजता है तो रेलवे रिसिप्ट मीन्स एक आपको हम कह के रिसिप्ट मिलेगा जिसमें रेलवे के थ्रू ये बताया जाता है कि हाँ हम ये सामान इस पर्सन से इस डेट को इस क्वांटिटी में लेकर जाने वाला है। और जहाँ पे भी मीन्स इंपोर्टर का जो बिजनेस यूनिट होगा उसका एड्रेस पूरा मेंशन रहेगा और वहाँ पे कौन उस सामान को रिसीव करेगा उसके पास वो रेलवे रिसिप्ट क्या करता है, फॉरवर्डिंग एजेंट जो होता है या क्लियरिंग एजेंट वो भेज देता है। ठीक, एट द एंड द क्लियरिंग एजेंट सेंड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ लोडिंग अलॉन्ग विद द रेलवे रिसिप्ट कमीशन एंड अदर एक्सपेंसेस एटसेट्रा टू इंपोर्टर। मीन्स जो भी उसकी फीस बनती है सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन वो इंपोर्टर को भेज देता है। मीन्स वो इस चीज़ को बता देता है कि जो भी मेरा काम था हमने फुलफिल कर दिया है, अब आपका काम होता है कि वहाँ से आप डिलीवरी कर ले सकते हैं। मीन्स अगर हम कहें ट्रेन के थ्रू जा रहा है तो रेलवे से लेना होगा, अगर बाई रोड जा रहा है तो जो भी गाड़ी से जा रहा हो। फिर लोडिंग द गुड्स। If delivery of the goods has been taken immediately, then the clearing agents arrange for its loading. The goods are dispatched either by road। देखिए हमने क्लियर करा दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 10th नंबर, टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम रेलवे और ट्रांसपोर्ट। अब देखिए कि जब हम बोले ना कि हमारा जो क्लियरिंग एजेंट था वो सब कुछ भेज दिया, तो अब यहाँ से हम कहें कि हमारे इंपोर्टर का काम स्टार्ट होता है, वो रेलवे स्टेशन से जाकर गुड्स का क्या करे, डिलीवरी लेगा। ठीक है, फिर
पेमेंट ऑफ ऑक्ट्राई ड्यूटी। अब जब हम कहें कि हमारा गुड्स आ चुका होता है लोकल लेवल पे, तो हमें चुंगी वगैरह देना पड़ता है, मीन्स लोकल टैक्सेस होते हैं उसको भी हमें पे करने पड़ते हैं। व्हेन द गुड्स रीचेज द टाउन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोजेज ए टैक्स ऑन द गुड्स विच इज कॉल्ड ऑक्ट्राई। सम गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम exempted from such octroi duty whatever the condition is। after paying the octroi duty the importer can carry the goods टू हिज गोडाउन। मीन्स कई सामान ऐसे होते हैं कि जिसको हम बोलें कि वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, मीन्स जिसपे हम कहें कोई ऑक्ट्राई ड्यूटी कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लगता है, और कुछ होते हैं जिसपे लगता है। तो जैसा भी कंडीशन होगा, अगर हम कहें टैक्सेस लग रहा होगा तो टैक्सेस पे करने के बाद आप उस सामान को अपने गोडाउन में ले जा सकते हैं। अगर टैक्सेस नहीं लग रहा होगा तो बिना टैक्स पे किए आप उस सामान को अपने गोडाउन में ले जा सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली हम बोले इम्पोर्ट प्रोसीजर हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यूज होते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका हम पूरी कोशिश करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक को कवर कंप्लीट करा देंगे। तो एक क्लास अभी मान के चलिए आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का और बचा है। अगर आज की क्लास से कोई भी डाउट्स आपका होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।